हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस वन शॉट वीडियो में। तो आज हम न्यूट्रिशन का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन उसका अपन वन शॉट वीडियो लेने वाले हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो गाइस सॉरी बट आज आपको ऐसे ही राइटिंग में पढ़ना होगा, आगे जाके इसमें अच्छी सुधार होगा, अच्छे से नोट्स लिखे जाएंगे, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, तो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन यूनिट फर्स्ट की पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ। मतलब कि जो अपन फूड लेते हैं उसकी साइंस है और वो फूड का रिलेशन है वो अपने हेल्थ के साथ वो है। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गई फर्स्ट वाली डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन आप ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आप दूसरी डेफिनेशन याद करना चाहे तो दूसरी है इट इन्वॉल्व द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइज एंड एक्सक्रिएट न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन लाइक प्रमोट ग्रोथ, रिपेयर टिश्यू, देन सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ। मतलब कि जो अपन इंजेस्ट, डाइजेस्ट और एब्जॉर्प्शन करते हैं किसी भी फूड का, जो वो मेंटेन करता है, अपना प्रमोट करता है ग्रोथ को, रिपेयर को, टिश्यू एंड देन सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ। जैसे कि अब अगर आप जिम जाते हो तो आपको डाइट भी आपकी अच्छी करनी होती है, इससे आप समझ सकते हो इन सिंपल टर्म। अब इसको सादा भाषा में सिंपल फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, इट हाउ योर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूज इट टू वर्क, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। ये स्टे है, थोड़ा गलत लिख दिया है, ये स्टे हो जाएगा हेल्दी। मतलब कि जो बॉडी फूड इंटेक्ट करती है या टेक मतलब लेती है, जो यूज इट टू वर्क, ग्रो एंड स्टे हेल्दी, वो ग्रो के लिए और हेल्दी रहने के लिए अपन को हेल्प करता है। बस माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वर्ड आ रहा है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, माल मतलब कमी, कमी या फिर एक्स्ट्रा। जो अपन ने न्यूट्रिशन से जो कॉजेज होती है डिजीजेज, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इट इज़ ए कंडीशन डेट अकर व्हेन ए person diet does not provide proper growth, development and overall health। मतलब it condition that occurs when a person diet does not provide proper, मतलब डाइट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाती है, या तो वो ओवर होती है या अंडर होती है। ये टू टाइप से हो सकती है, अंडर या फिर ओवर। ओके, तो अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। तो फर्स्ट आ गई अपने अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि इसमें मतलब इनफ मतलब प्रॉपर तरीके से एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आती है। अंडर वेट, वास्टिंग इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब ऐसे आ जाता है ओवर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन में आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ओवर मतलब एक्स्ट्रा, गेटिंग टू मेक कैलोरीज और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और मेनी कैलोरीज आप गेन करते हो। तो एक्सेस ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड ओबेसिटी। एक्सेस विटामिन ये एक डिजीज़ है, कोज होती है जो उससे। ठीक है, और ये है मिनरल्स और ओबेसिटी। और अगर ये आप ज़्यादा ले लेते हो तो इनसे ओबेसिटी कोज होती है। ओबेसिटी क्या होती है? मोटापा। ठीक है, अब अपन आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ये देखो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार इसके 3 स्टार लगा लेना, ये आपके बार बार पेपर में आता है। इट फंडामेंटल फॉर ओन हेल्थ, मतलब कि ये फंडामेंटल या फिर आधार होता है अपनी बॉडी का। ठीक है, इट इज़ असेंशियल फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पेशेंट्स। इट इज़ द असेंशियल, ये बहुत ही आवश्यक होता है टू द पेशेंट, हेल्थ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इट हेल्पिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, आप जानते ही हो इसे। तो इट हेल्पिंग प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिजीजेज, ये माल न्यूट्रिशन जो आपने पढ़ा था अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, उसको भी बचाता है। उसके अलावा डिजीज कोज होने से भी बचाता है। गुड न्यूट्रिशन डिक्रीज अस द मोर्टालिटी एंड मोरबिलिटी। अब मोर्टालिटी एंड मोरबिलिटी क्या होते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, ऐसे कुछ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आगे अगली बार वो बता दिया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें ज़्यादातर देखो शॉर्ट है, 30 मिनट 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा, तो इसमें मेन चीज़ें ही लिखी गई है। एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है आपके। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एंड फीचर्स आर, मतलब प्रॉब्लम और उसके फीचर्स आप उसे कैसे पता कर सकते हो, वो सब यहाँ पे है। ठीक है, अब पहली जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है क्वांसियोर। पहली प्रॉब्लम है क्वांसियोर। क्वांसियोर में क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी बिटवीन 1 to 4 ईयर्स चिल्ड्रन, मतलब 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने पर वो क्या कहलाता है? क्वांसियोर। स्टिल बर्थ, मतलब स्टिल बर्थ, बर्थ ऑफ डेड बॉडी, स्टिल बर्थ। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, जब आप बर्थ होती है किसी चिल्ड्रन की, तो बर्थ ऑफ डेड बॉडी, तो वो डेड वहाँ पर बोर्न होता है, तो वो कितना पेनफुल होता होगा किसी पेरेंट्स के लिए। लेकिन हाँ, होता है, ये अपने इंडिया की नॉर्मल प्रॉब्लम्स है न्यूट्रिशनल के द्वारा देखे जाने वाली। तो लो बर्थ वेट, तो आप जैसे नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 kg होता है नॉर्मल, इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन जब कम होता है ना तो उसे लो बर्थ वेट कहते हैं। जैसे कम तो मतलब कमजोरी मान सकते हो। एनीमिया, एनीमिया को बताने की जरूरत नहीं है। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, किसमें? इन ओवर ब्लड। ओके, 20% adolescent girl and every second girl and third boy is anemiatic।
90% वुमन आयरन डेफिशिएंसी भी पाई जाती है अपने इंडिया में, और 20% एडोलसेंस जो होते हैं वो गर्ल एंड एवरी सेकंड बॉय सब के अंदर एनीमिया पाया जाता है। अब आपकी जो फिफ्थ डिजीज़ प्रॉब्लम या फिर डिजीज़ आ जाती है वो ये नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो है विटामिन ए। ठीक है, सिट्रेट, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से और विटामिन डी की वजह से। इसी और ये होती है गोइटे होती है आयोडीन डेफिशिएंसी, इसे गलगंड बोलते हैं अपन हिंदी में। ठीक है, अब आ जाता है आपका दूसरी हेडिंग, उसका नाम है रोल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब न्यूट्रिशन के क्या रोल होते हैं टू मेंटेन ओवर हेल्थ। तो पहला आ जाता है आपकी न्यूट्रिशन अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जैसे कि आपको पता है जो न्यूट्रिशनल अफेक्ट करता है अपने हेल्थ को बर्थ से लेकर के डेथ तक, जो है न्यूट्रिशन कोज करता है आपकी गुड हेल्थ को। ठीक है, एंड बैड हेल्थ को, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो। ठीक है, चलो आ गया समझ में यहाँ तक। फूड आर बेसिक एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फूड आर द बेसिक एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फूड मतलब बेसिक एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पीपल हु ईट हेल्थी फूड एंजॉय देयर लाइफ मोर रिस्क ऑफ डिजीज। मतलब जो आदमी अच्छा फूड खाता है, इंजॉय करता है उसकी लाइफ को, एंड नो रिस्क ऑफ डिजीज़, मतलब उसके अंदर रिस्क नहीं रहता है डिजीज़ का ज़्यादा, और वो इन्जॉय कर पाता है लाइफ को अपनी ज़्यादा। ठीक है, अब दूसरा जो आ जाता है वो कैसे अफेक्ट करता है फूड, जो वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़, एक एडिक्वेट फूड न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़। पहले पढ़ी देता हूँ ये वाला। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, गेटर रिकेट्स वेरी ईटीसी। अगर आप अच्छे तरीके से, मतलब इसमें कुल मिला के यही बोला गया है कि आप न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं लोगे तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी आता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी आता है। तो थेराप्यूटिक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नर्सिंग में। थेराप्यूटिक बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड throughout life to protect from infection and prevent nutrition deficiency disease. Good nutrition also enhance healing and the patient in the hospital with the therapeutic diet। मतलब आप किसी भी पेशेंट जब आता है तो उसको थेराप्यूटिक डाइट देते हो, मतलब कि उसको जो भी डेफिशिएंसी है उस हिसाब से उसकी डाइट बनाते हो, वही आप उसको प्रिवेंट करते हो, जिससे कि उसकी डाइट अच्छी हो जाती है और वो आगे जाके बढ़ पाता है, उसकी कर पाता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। फैक्टर अफेक्ट कैसे करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो आपके न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे लिखे गए हैं। फूड प्रोडक्शन एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट, एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, वेट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स, कुकिंग प्रैक्टिस, रिलीजन, ट्रेडिशनल। ठीक है, अगर आपका अब इसको एक एक करके समझाते हैं। जैसे रिलीजन है, आप कौन से रिलीजन को मानते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका अपना अपना अलग एक तरीके की डाइट होती है। उस हिसाब से कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई वीगन होता है, उस हिसाब से लेते हैं। दूसरा है कुकिंग प्रैक्टिस, कई लोगों की कुकिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो वो उस हिसाब से डाइट लेते हैं। ट्रेडिशनल, मतलब कई लोग ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अपनी डाइट लेते हैं। ठीक है, और लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स उनकी कैसी है, अगर लाइफ स्टाइल उनकी सही नहीं है, रात को आ रहे हैं रोते डोलते, ना खाना खाने का कोई ध्यान, ना पीने का ध्यान, तो उनकी डाइट बिगड़ी जाती है। फूड हैबिट्स मतलब मान लो उनको किसी चीज़ को खाने की आदत है तो फिर वो कैसे ही कर पाएंगे। ठीक है, कल्चरल फैक्टर, उनके कल्चर में क्या क्या है, जैसे आपका कल्चर क्या है, आपने अभी वो पढ़ के आए हो, क्या चीज़ पढ़ के आए हो अभी, सोशियोलॉजी, तो उसमें आता है कल्चरल। तो कल्चर के बारे में आपने पढ़ रखा है, कल्चर किस टाइप से आपको अफेक्ट कर सकता है, आप आपके मन से भी लिख सकते हो, आप ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्टेट, फिजियोलॉजिकल आपके शरीर में मान लो या फिर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है या फिर आपके शरीर फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे भी आप डाइट सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब आपकी सोसाइटी कैसी है आसपास की, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपके ये है वेट, आपका वेट, अगर आप ज़्यादा फैटी हो तो आप सही तरीके से डाइट नहीं ले सकते। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, एज को तो आप जानते ही हो, एज के बारे में क्या बताऊँ, अगर ज़्यादा एज्ड पर्सन है तो वो सही तरीके से डाइट नहीं ले पाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं, उसको भूख नहीं लगती है, इस तरीके से। सेक्स, मेल ज़्यादा डाइट लेता है और फीमेल कम डाइट लेती है। इसके अलावा भी कई होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, अब मान लो कई लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या ही भूख लगेगी, तो इस टाइप से फिजिकल एक्टिविटी भी कोज करती है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, इसके बारे में मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको। फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोडक्शन, जैसे कि आपके विलेज में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपके विलेज में प्रोडक्शन हो रहा है गेहूं का, तो आप गेहूं अच्छे से लोगे, मक्के का हो रहा है तो मक्के अच्छे से लोगे,
और आपके देश में हो रहा है, जैसे इंडिया में ये सब हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से मिल जाता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है किसमें, अपने इंडिया में तो अपन को मिल जाता है, बट जैसे कई देशों में होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में अब यहाँ पे आगे लिख रखे हैं अपन ने सबको। चलो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइफ इनकम लेवल ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, फैमिली साइज एंड नॉलेज लेवल अबाउट न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड अफेक्ट्स the nutritional status. This socio-economic factor influence the quality of life and nutrition status of society. ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स दूसरा, पहला तो हो गया आपको समझा रखा है, बाकी वही है, आपको नोट्स बनाने में इजी रहे इसलिए थोड़ा पढ़ दिया, क्योंकि मेरी राइटिंग अभी इसमें अच्छी है नहीं। तो दूसरा आ जाता है आपके कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड इंडिविजुअल एनर्जी। कल्चरल, एवरी कल्चरल हैज़ इट्स all customs and beliefs regarding nutrition practices. तो ये आ गया आपके ट्रेडिशनल फैक्टर्स। डाइटरी हैबिट एंड ईटिंग पैटर्न फ्रॉम ओवर फैमिलीज ट्रेडिशन मेक ओवर फूड हैबिट इन यंग एज। ठीक है, अब ट्रेडिशनल फैक्टर्स वही है, ट्रेडिशन कैसे अफेक्ट कर सकता है उस बारे में था ये। फूड प्रोडक्शन, अब आपके फिफ्थ पॉइंट आ गया फूड प्रोडक्शन। अब मान लो फूड का प्रोडक्शन हो ना हो, अगर होगा तभी तो आप खा पाओगे, नहीं होगा तो क्या खाओगे, मिट्टी। तो बस वही बात यहाँ पे बताई गई है। फूड प्रोडक्शन किस टाइप से अफेक्ट कर सकता है। द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कंट्री। डिक्रीज फूड प्रोडक्शन शुड लीव इंक्रीज फूड कंजप्शन ओनली। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ओके, ये सब है। और लाइफ स्टाइल किस तरीके से कर सकती है ये बताने की ज़रूरत है क्या, सबको बताया। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। लाइफ स्टाइल इफेक्ट्स है बिग इन्फ्लुएंस ओवर फूड चॉइस अस। ये पता नहीं क्या है, अब मैं किसी के नोट्स लिए हैं आपके लिए बच्चों, आगे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और फूड लाइक पिज़्ज़ा बर्गर, टीनेजर है ये, चॉइस अस टीनेजर ऑफ फूड लाइक पिज़्ज़ा बर्गर। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको पसंद होता है पिज़्ज़ा बर्गर इसी, छोटे बच्चों के आजकल तो बड़े बड़े को भी इनकी आदत होती है। जैसे मुझे ही देख लो, मुझे ही मैं अभी पिज़्ज़ा खा के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। रोल ऑफ फूड एंड बच्चों वैसे भी खाना भी चाहिए यार, तुम भी खाया करो, खा पी के मस्त रहा करो, पढ़ा लिखा करो। और क्या है, बिना फालतू में टेंशन लोगे, किसी दिन हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, हॉस्पिटल में काम करने जाना है अपन को, एडमिट थोड़ी होना है पेशेंट की तरह। चलो वो तो चलो अलग बात है। रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिकल वैल्यू, मतलब फूड के क्या रोल्स होते हैं, मेडिकल वैल्यू क्या होती है फूड की वो बताई गई है। फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटी ग्रोथ एंड ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटी, मतलब न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मटेरियल फॉर कीपिंग द इम्यून सिस्टम है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो कीपिंग अपनी क्या कीप रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए उसको मटेरियल प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में भी हो गया, प्रदान वर्ड का यूज़ कर लिया है मैंने। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मटेरियल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स अपन ने अभी इस वाले टॉपिक में न्यूट्रिएंट्स का बाद 2 से 3 बार यूज़ किया है। अब चलो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बढ़ते हैं। द फूड वी ईट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो अपन फूड खाते हैं वो कंटेन करते हैं, किसको कंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो सब्सटेंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स नाम के, वो अपने बॉडी को चाहिए रहते हैं। जैसे अपन को भी तो चाहिए रहती है कई चीज़ें, वैसे ही। अब ज़्यादा सोचना मत, तो चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड इन फूड दैट प्रोवाइड अस विद एनर्जी दैट फैसिलिटेट रिपेयर एंड ग्रोथ एंड हेल्प टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड इन फूड, मतलब ये कंपाउंड होते हैं खाने में, डेट प्रोवाइड अस विथ एनर्जी, मतलब एनर्जी भी ये अपन को गिवन करते हैं। डेट फैसिलिटेट रिपेयर एंड ग्रोथ एंड हेल्प टू कैरी एंड डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, ये हेल्प करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। उसमें जो फर्स्ट तरीके का क्लासिफिकेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो आवश्यकता अनुसार अपन न्यूट्रिएंट्स की जो करेंगे ना, क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया गया है। किस रूप में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल भी नॉर्मली बता देता हूँ, मैक्रो और माइक्रो का आपको किससे ही पता पड़ रहा है, आपको शब्द से ही पता चल रहा है, मैक्रो और माइक्रो के बारे में। तो अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे मैक्रो से, माइक्रो का तो सभी जानते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, या फिर स्मॉल। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, इसको छोटा तो इसको बड़ा।
अब यहाँ पे छोटा बड़ा तो नहीं है, इसका मतलब कई लोग यही सोच रहे होंगे अब छोटा बड़ा बता दिया तो छोटा बड़ा होगा, बड़ा मतलब ये ज़्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे ये चाहिए रहते हैं अपनी बॉडी को, लार्ज अमाउंट या फिर रेगुलर बेसिस। ओके, और फिर ये रेगुलर बेसिस चाहिए तो ये कभी कभी चाहिए होते हैं माइक्रो वाले। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच शुड बी कंज्यूम इन फेयरली लार्ज अमाउंट। ये फेयरली लार्ज अमाउंट में चाहिए रहते हैं अपनी बॉडी को, यही तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया। और उसके बाद में इसके बारे में वो लिख रखा है, macronutrients are the nutrients that our body needs in large amount. These nutrients provide energy to our body. It include carbohydrate, fat and protein. Micronutrients are the nutrients that our body needs in large amount. ये ज़्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी को चाहिए रहते हैं, एनर्जी टू ओवर बॉडी, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं अपनी बॉडी को। इसके एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, जो कि अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आ जाते हैं दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, तो विच आर ओनली रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट, ये कम स्मॉल छोटे अमाउंट में अपने बॉडी को चाहिए रहते हैं। इट इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स, ये विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूड करते हैं इन हिज डाइट। ठीक है, इसके एग्जांपल मान लो इसे यार, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूशन टू बॉडी ग्रोथ। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं टू बॉडी ग्रोथ, ये बॉडी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये हेल्प करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की प्रिवेंशन करने में। ठीक है, अब इसको समझाऊंगी डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये ज़्यादातर आ ही जाता है एग्जाम में, देखो आपको अभी एम्स के हिसाब से तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो आपके एग्जाम्स होती है ना नॉर्मल, उस हिसाब से तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो उस हिसाब से तो ये डिफरेंस बिटवीन मैक्रो और माइक्रो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर मैक्रो है इधर माइक्रो है। मैक्रो को पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है इसका, दे आर रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, मैक्रो में लार्ज क्वांटिटी चाहिए रहती है, माइक्रो में दे आर रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, है स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं। ठीक है, अगर मैक्रो न्यूट्रिशन में आप किस का एग्जांपल हो गया, अगर माल न्यूट्रिएंट्स अगर कम लोगे ना आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, तो उससे कौन सी डिजीज कोज हो सकती है, कौन सी और को। ठीक है, और माइक्रो से आपके हो सकती है एनीमिया और सर्जरी। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया अपने। अब दूसरे बेसिस पे इसको डिवाइड करोगे, किसको, न्यूट्रिएंट को। तो न्यूट्रिएंट को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने किसके एसेंशियल के हिसाब से करा था कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना एसेंशियल है, उस हिसाब से उसको डिवाइड किया था। ठीक है, अब अपन डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, अब अपन डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल produced by the living organism and have carbon, hydrogen and oxygen. Organic compound, organic derived from, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके एग्जांपल है कार्बन, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसमें बेसिकली क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, यह है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसके बारे में अपन स्टडी कर लेंगे। उसके बाद में है एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग। जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी यील्डिंग, और जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं वो नॉन एनर्जी यील्डिंग है। तो बस ये थर्ड आपका वो है। अब ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं अब, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी में बना नहीं चाहता। स्टॉप करके देख लेना नोट। फूड के बारे में डेफिनेशन है, फूड इज द एडिबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये सब आप खुद पढ़ सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ये भी आप देख लेना। ठीक है, फूड ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है। बाकी बाय।